स्वतंत्र भारत की राजनीति का जो सबसे पहला और मुख्य चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां। यानी हमारा देश जब आजाद होता है तो आजादी के समय हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, उन्हीं समस्याओं को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला इंपोर्टेंट परिचय देखिए एवं तीन मुख्य चुनौतियां। सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। आप सभी साथियों से, बच्चों से, प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बाकायदा एकदम से तथ्यों के साथ में, समझदारी के साथ में। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको समझने के बाद में इसमें अच्छी तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। पहला जो महत्वपूर्ण है चैप्टर, स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां या फिर राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। जैसे ही आजाद होता है तो इसके सामने सबसे बड़ी 3 प्रमुख चुनौतियां मुंह बाए पड़ी थी, या फिर मुंह पसारे पड़ी हुई थी, या फिर पैर पसारे हुए पड़ी हुई थी। कहने का मतलब यहां पे यह हुआ कि एकता और अखंडता, एकता और अखंडता का क्यों? क्योंकि भारत विशाल सांस्कृतिक देश है। यहाँ पे भाषाई आधार पे, यहाँ पे धार्मिक आधार पे अनेक विविधता है। यहाँ पे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, बौद्ध धर्म के लोग हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। और मैंने आपको बताया होगा कि लगभग 1300 प्रकार की भाषाएं राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर राजस्थान के अंदर अनेक बोलियां बोली जाती है। पूरे भारत के अंदर 1300 भाषाओं को मातृभाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ में 121 प्रमुख भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। सबका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी संस्कृति अलग है। ऐसे एक विशाल देश के अंदर इतनी विविधता होना, सभी लोगों को एकजुटता या फिर एकता के सूत्र में बांध के रखना। मेरे साथियों, यहां पे एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है, अखंडता। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आजाद होता है, आजादी के समय भारत के पास में 565 राजा थे। जब अंग्रेज भारत से बाहर जाते हैं, वो 60% एरिया छोड़ के जाते हैं। बाकी 40% का जो एरिया था वो इन राजाओं के पास में हुआ करता था। और पाकिस्तान, भारत 2 देश बन चुके हैं। भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका है। जब अलग हो चुका है तो अंग्रेजों ने इन 565 राजाओं को आपस में लड़वाने के लिए, भारत से अलग होने के लिए न जाने कौन कौन से षड्यंत्र किए थे। और इनके सामने 3 ऑप्शन रख दिए थे मेरे साथियों। वो जो 3 ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप भारत में मिल सकते हैं, या फिर आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। अगर इस प्रकार का षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा पहले से ही रचा गया था तो भारत का टुकड़ा होना स्वाभाविक था। एक पाकिस्तान पहले से बन चुका है, 565 राजाओं को आपने 3 ऑप्शन दे दिए। अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजों की रणनीति थी कि अंग्रेज भारत को फिर से तोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी दूरदर्शिता, इनके संघर्ष से, इनके उत्साह से, इनकी लगन से, इनके साहस से, इनके पराक्रम से मेरे साथियों देश को एक करने का क्या किया जाता, काम किया जाता है। कहने का मतलब यहां पे इन शासकों को एकमात्र दृष्टिकोण इनको नजर आ रहा था, वो ये था कि अगर 565 राजाओं को एक करना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये देश के अंदर शामिल हो सकते हैं, अन्यथा देश के अंदर शामिल नहीं होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में एक प्रमुख रूप से व्यक्ति थे जो कैबिनेट गृह सचिव हुआ करते थे, जिनका नाम था वीपी मेनन। इन्होंने मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में 565 राजाओं को भारत में मिलाने का क्या किया, काम किया। इनमें प्रमुख रूप से 3 रियासत हुआ करती थी। उन 3 रियासतों को भारत के अंदर मिलने में थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही थी। उनमें एक प्रमुख रूप से है जम्मू कश्मीर, और एक रियासत जो है
वो है हैदराबाद। और एक रियासत है अपनी जूनागढ़। ये जूनागढ़ राजस्थान वाला जूनागढ़ नहीं, ये राजस्थान, ये बीकानेर गुजरात वाला जूनागढ़ है मेरे साथियों। हमें यहाँ पे देखना है कि जूनागढ़ ये जो अपना मुख्य रूप से हैदराबाद और ये जम्मू कश्मीर जो है, वो जो तीन क्षेत्र हैं, वो ये चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते। हैदराबाद के उस्मान अली जो निजाम थे, उन्होंने भी कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, हम केवल और केवल अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। जूनागढ़ के नवाब भी यही चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे 565 राजाओं को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार क्या करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और इस प्रयास में वो मेरे साथियों सफल भी होते हैं। देश की एकता और अखंडता को स्थापित करना। और मेरे दोस्तों, देशी रियासतों का एकीकरण, ये क्वेश्चन बनता है, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? देशी रियासतों का एकीकरण आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत का, सॉरी, जर्मनी का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कहने का मतलब, जर्मनी के अंदर जिस प्रकार से बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी को एक करने का काम किया, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत को एक करने का काम किया। विभाजन के बाद देश की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई दरार पैदा नहीं होनी चाहिए। यह पहली चुनौती इंडिया के सामने थी। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान पर आधारित व्यवहारिक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। नागरिकों को मौलिक अधिकार देना और निष्पक्ष चुनाव करवाना। और आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर का महीना था मेरे साथियों। अक्टूबर 1951 के अंदर इंडिया में इलेक्शन शुरू होता है और फरवरी 1952 में जाकर ये इलेक्शन खत्म होता है। इसलिए 1952 का आम चुनाव कहलाता है। उस समय लोगों के पास में इतनी ज्यादा समझ नहीं हुआ करती थी, मतदाता सूची नहीं बनी थी। आज प्रेजेंट टाइम में हम ईवीएम के माध्यम से वोट दे देते हैं, लेकिन उस टाइम पे ईवीएम नहीं थी। इसके साथ साथ में कर्मचारी जो थे वो प्रशिक्षित नहीं हुआ करते थे। मतदान देने की उम्र क्या रखी जाए, यह भी भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तीसरी जो समस्या है वो है समतामूलक एवं समावेशी विकास की। समतामूलक एवं समावेशी विकास का मतलब डेवलपमेंट सबका बराबर होना चाहिए, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। समावेशी विकास होना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे दलित हो, या फिर अमीर है, या फिर गरीब है, या फिर मध्यम वर्ग का है, या फिर किसी भी जाति का, या फिर किसी भी धर्म का है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे यहाँ पे देखते हैं, गरीबी, भूखमरी और आर्थिक असमानता को समाप्त करना। और मेरे साथियों, इंडिया जो है उनके सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तीन समस्या प्रमुख रूप से थी। आगे अपन देखते हैं विभाजन की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? मुस्लिम लीग, यहां पे एक नाम लिखा हुआ है। इस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ढाका के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, जो आज प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है। इसके हिसाब से दो देश बनेंगे, एक हिंदू राष्ट्र भारत होगा, एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान होगा। अंग्रेजों की चाल देखिए मेरे दोस्तों, भारत का विभाजन उन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। इसके साथ में आपको देखना, विभाजन की मुख्य रूप से चार कठिनाइयां कौन कौन सी थी। भौगोलिक दूरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों दो अलग अलग छोरों पे, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पर हुआ करते थे। तो दो क्षेत्र थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर इस प्रकार से इंडिया का बन रहा है सिस्टम, ठीक है ना। तो जब इंडिया का इस प्रकार से सिस्टम बन रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश देख रहे हैं। तो ये दोनों बीच वाला जो हिस्सा है ना, वो है इंडिया का। समझ में आ गया ना।
ये जो इंडिया का हिस्सा है, इस इंडिया के हिस्से में प्रेजेंट टाइम में भारत जो है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग भी निवास करते हैं, लेकिन उस टाइम पे धर्म के आधार पे क्या कर दिया गया था, भारत का विभाजन कर दिया गया था। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने का काम किसने किया भाई, मुस्लिम लीग ने किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको बस ध्यान रखनी है 1906 के अंदर की गई थी। आगे देखो, तो ये दो हो गया। अब अपन देखते हैं सर्वसम्मत सहमति का अभाव यानी सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किस नेता को जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था, यानी टू नेशन थ्योरी जो है उसका विरोध किया, और ये कहा कि भाई देश के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम नेता था जिसने भारत विभाजन का क्या किया, विरोध किया। तो आपके दिमाग में आता है कि भाई भारत विभाजन का विरोध करने वाला कोई मुस्लिम नेता भी था क्या, तो बिल्कुल था। उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। ये नाम आप अच्छी तरह से याद कर लेना, नाम अच्छी तरह से लिख लेना। नाम इसलिए लिख लेना क्योंकि इनका थोड़ा लंबा नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान को। इन्होंने टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था मेरे साथियों, विरोध किया था। इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। पंजाब का और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इन दोनों प्रांतों में गैर मुस्लिम भी बहुत थे, यानी अतः इन्हें धार्मिक बहुसंख्या पर जिला स्तर पर क्या किया गया, बांटना पड़ा था। यानी आपको पता होना चाहिए, जब बांग्लादेश जिसको प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, जब पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया तो भाई वहां पे केवल और केवल मुस्लिम ही थोड़ी ना थे, वहां पे तो हिंदू भी थे। जब पश्चिमी पाकिस्तान को बांटा गया तो वहां पे केवल और केवल मुस्लिम ही थोड़ी ना थे, वहां पे हिंदू भी थे। जब भारत को केवल और केवल ये कहा गया कि यहाँ पे तो हिंदू रहेंगे, तो क्या यहाँ पे हिंदू ही थोड़ी ना थे, यहाँ पे तो मुस्लिम भी थे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब धर्म के आधार पे लोगों का, देश का बंटवारा करना ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक था। अल्पसंख्यकों के साथ में त्रासदी हुई। अभी आप सपोज करके देखो, अगर अपन इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे पूरे टोटल 80% हिंदू लोग हैं, और अगर अपन मुस्लिम लोगों की बात करें तो 20% के आसपास, मतलब अदर अल्पसंख्यक, मतलब जो सिख भी है, ईसाई भी है, उसमें जैन धर्म के भी है, बौद्ध धर्म के भी है, पारसी धर्म के भी, वो सारे के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उस समय बात यह कही गई थी कि भाई हिंदुस्तान और केवल हिंदुओं का है, समझ में आ गया ना, और मुस्लिम देशों का तो पाकिस्तान है, समझ में आ गया ना, मुस्लिम लोगों का तो देश पाकिस्तान है, इनको आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो इनको यहाँ से जाना चाहिए, तो इन लोगों ने इनको मार मार के यहाँ से भगाया। ये कि ये कंडीशन, जो मुस्लिम 80% वहाँ पे थे, तो जो 20% जो लोग बच गए, इनको भी यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या किया गया, भगा दिया गया। यानी सीमा के दोनों पार लाखों हिंदू, सिख, मुस्लिम रातों रात क्या हो गए थे मेरे दोस्तों, विदेशी बन गए थे, देखते ही देखते। ऐसी त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। विभाजन केवल भूभाग का बंटवारा नहीं था कि भाई जमीन का टुकड़ा बांट दिया गया, इसमें यह दिलों का, भावनाओं का, परिवार का, सांस्कृतिक संबंधों का एक अत्यंत दर्दनाक विभाजन था। आप सपोज करके देखो, पाकिस्तान से जो लोग हिंदू थे, जब भारत के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, भारत के अंदर जब उनको अपना क्षेत्र छोड़ के आना पड़ा, तो उनकी जमीन थी, जायदाद था, धन था, उनके परिवार थे, उनकी यादें उस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो ये केवल और केवल जगह का ही विभाजन नहीं था, अपितु ये तो एक मान के चलो कि उनकी भावनाएं वहां से जुड़ी हुई थी। यहाँ से जो मुस्लिम लोग जब पाकिस्तान के अंदर गए, तो यहाँ पे भी उनका परिवार था, रिश्तेदार थे, नाता था, सब कुछ इनका यहाँ पे था। सब कुछ छोड़ के रातों रात यहाँ से जाना पड़ा। और वो जो गदर मूवी बनी हुई है, आप उसको अच्छा आसानी से देख सकते हैं मेरे साथियों। आगे अपन देखते हैं। 1947 में विभाजन का घातक परिणाम हुआ, इतना दर्दनाक परिणाम हुआ। आप देखिए, भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाहौर का क्षेत्र, अमृतसर, कोलकाता, दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के गढ़ बन चुके थे। और महात्मा गांधी तो जब ये इतना दर्दनाक हादसा देखता है, वो तो महात्मा गांधी जी तो कोलकाता यानी बंगाल के अंदर ले गए थे और अनशन पर बैठ गए थे, और लोगों से अपील कर रहे थे कि भाई आपको आंदोलन
तो करना चाहिए, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और धर्म के नाम पे तो कतई नहीं करना चाहिए। सामूहिक विस्थापन, लगभग 80 लाख से अधिक लोग सीमा पार शरणार्थी बनकर जाने को क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। अपार जनहानि हुई, हिंसा भूखमरी में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। आप मेरे साथियों अनुमान लगा सकते हैं। महिलाओं के ऊपर, बच्चों पे बहुत बड़ा अत्याचार किया गया, हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, जबरन धर्म परिवर्तित किया करवाया गया, परिवार से लोग बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाओं के साथ में गैंग रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पे की जाने लगी। और ये किस महिलाओं के साथ में जो अल्पसंख्यक थे, यानी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के साथ में ज्यादातर ज्यादातर की जाने लगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे हिंदू महिलाओं के साथ में ज्यादती की जाने लगी। मेरे साथियों, शरणार्थी पुनर्निवास की सबसे बड़ी चुनौती, जो शरणार्थी बन गए थे उनका निवास स्थान तो होना चाहिए ना, कहाँ पे रखे। स्वतंत्र भारत के सामने लाखों लोग बेघर हो गए। शरणार्थी बनने के लिए आपातकालीन शिविर बनाए गए, भोजन की व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, स्थायी रोजगार की व्यवस्था की गई। प्रबंध करना सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक चुनौतियों में से एक माना गया। मेरे साथियों, अपन आगे देखते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से रजवाड़ों का भारत में किस प्रकार से विलय हुआ। देशी रियासत, आपको ध्यान रखना 565 देशी रियासतें हैं, इनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ब्रिटिश घोषणा के अनुसार रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, भारत और पाकिस्तान में मिल सकती है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। कूटनीति से सभी 565 रियासतों का विलय का मतलब क्या हुआ, उनको एक भारत में एकीकृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलय कानूनी अधिकार है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीडेशन, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एक विलय पत्र है, जिसमें एग्रीमेंट के तहत आपको क्या करना होता था, देश के अंदर शामिल होना था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने होते थे, और ये अधिकार दिया गया था किसको, राजाओं को दिया गया था। आपको इस चीज का क्या रखना, ध्यान रखना है। प्रमुख रियासतों के विलय का विवरण यहाँ पे देखिए। हैदराबाद जो है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। अन्यायी बल, इसके जो जितने भी सैनिक है, यानी अर्ध सैनिक जो बल है, उनको रज्जाकार कहा जाता है। खिलाफ भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई होती है, और ऑपरेशन पोलो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किया जाता है 1948 के अंदर। समझ में आ गया ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मणिपुर के अंदर मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे। जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवाने वाला भारत का पहला भाग बनता है, और 1949 के अंदर मेरे साथियों इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। इस चीज का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। जूनागढ़ जो है, जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, व्यापक जनमत संग्रह हुआ, भारत में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। जूनागढ़ गुजरात वाला है। कश्मीर की अगर अपन बात करें तो कश्मीर के राजा हरि सिंह जो है, वो पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा युद्ध भी होता है। आगे अपन ने देखा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, उस आयोग की स्थापना हो रही है मेरे साथियों 1953 के अंदर। अधिनियम की स्थापना हो रही है 1956 के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो, आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना, मद्रास प्रांत से इसको क्या किया गया था मेरे साथियों, ये ध्यान रखना। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा। पोटी श्री रमल्लू 56 दिन की अनशन की हड़ताल कर रहा है मेरे साथियों, ध्यान रखना। 56 दिन की अनशन की हड़ताल कर रहा है, और 56 दिन के बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो आंदोलन जो था वो उग्र हो गया। और जैसे ही आंदोलन उग्र हो गया तो 1952 के अंदर, दिसंबर 1952 में पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना मेरे साथियों, आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रांत से अलग किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग इस 1953 में गठित किया गया। फजल अली जो है उनके अध्यक्षता में किया गया। 1956 में अधिनियम का बना, जिसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत, भारत 2 कौमों का होगा, एक मुस्लिम और एक हिंदू होगा। सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय का कानूनी दस्तावेज है। रज्जाकार हैदराबाद की निजाम जो है वो अर्ध सैनिक, ध्यान रखना। सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफार खान जो है, इनके नाम से जाना
इनको जाता है मेरे साथियों। ये शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों के अंदर आपको क्या किया गया, बताया गया है, यानी किस प्रकार से भारत के अंदर मुख्य रूप से अनेक समस्याएं थी। उन समस्याओं का बारीकी से क्या किया गया, अध्ययन किया गया, बारीकी से उनका समाधान किया गया, और उन समस्याओं के बाद में भारत एक सशक्त और मजबूत देश बना, क्योंकि भारत में प्रेजेंट टाइम में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आप इनके एक एक के क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में याद करने में क्या नहीं आए, समस्या नहीं आए, और इनको आप लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसके साथ साथ में आप इसका भी ले लीजिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप आराम से ले सकते हैं। इसका भी आप एक्सेशन है, ये है ना, ये क्या नाम है, एक्सेशन है। यहाँ पे इस चीज़ का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। और इसके साथ में आप इसका भी ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभाजन के परिणाम और शरणार्थी संकट है मुख्य रूप से। आपको देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, विभाजन के परिणाम और शरणार्थी संकट। विभाजन का परिणाम आपको याद रखना मेरे साथियों। इसके साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ गया ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभाजन की प्रक्रिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने दी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दो देश होंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान मुस्लिमों का होगा, भारत हिंदुस्तानी है यानी हिंदुओं का होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया ना। और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। यानी आपको नंबर उठाने हैं मेरे साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ते रहना है लगातार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महत्वपूर्ण 3 चुनौतियों का आपको नाम याद रखना है। 3 चुनौतियां कौन सी है, एकता और अखंडता, लोकतंत्र को स्थापित करना, समतामूलक एवं समावेशी विकास को स्थापित करना। अच्छा, अपन का ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो रह गया, ये कौन सा है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐतिहासिक भाषण होता है, जिसको भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी ये कड़ी मेहनत से, कड़े संघर्ष से, कड़ी लगन से, कड़े बलिदान से, त्याग से हमें ये क्या मिली है, आज़ादी मिली है। ये भाग्य है। और आज हम सारे के सारे लोग आज़ाद हो चुके हैं, और अभी 15 अगस्त आने वाली है मेरे साथियों। देश सर्वोपरि है, देश की सेवा सर्वोपरि है, देश की भक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोगों को हम क्या करते हैं, सलाम करते हैं। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अनेक, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, कुंवर सिंह हो, बहादुर शाह जफर हो, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार पटेल हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, और कितने अनगिनत किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, शिक्षकों ने, वकील ने, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, व्यापारियों ने, गरीब लोगों ने, अमीर लोगों ने, सब लोगों ने मिलके अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से बाहर निकाला। और इस चीज़ का आपको एक और ध्यान रखना है, भारत केवल और केवल अंग्रेजों से ही आज़ाद नहीं होना चाहता था। भारत जो है वो उन लोगों से भी आज़ाद होना चाहता था, जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जो जागीरदार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े खेतों के अंदर काम करने वाले, जिनके बड़े मालिक हुआ करते थे, वो उन मालिकों से आज़ाद होना चाहते थे। कहने का मतलब ये हो गया, वो शोषण से आज़ाद होना चाहते थे। कहने का मतलब ये हो गया, वो दास प्रथा से आज़ाद होना चाहते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि वो जातिवाद से आज़ाद होना चाहते थे, धार्मिक भेदभाव से आज़ाद होना चाहते थे, वो गरीब और अमीर के बीच में जो बहुत लंबी चौड़ी खाई थी, उससे आज़ाद होना चाहते थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन सभी समस्याओं का इंडिया ने क्या किया, समाधान किया। और आज इंडिया जो है वो अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। भारत ने 5 युद्ध भी लड़े हैं, उन युद्धों के अंदर एक युद्ध में हार हो जाती है, बाकी में सभी में जीत होती है। आज चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, और पूरे देश के लोग प्रगति कर रहे हैं। समस्या जीवन में आती रहती है, उन समस्याओं का समाधान होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।